हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके जनरल स्टडी में जो पॉलिटी भी है, तो पॉलिटिक्स में हम शुरुआत कर रहे हैं पॉलिटी की, उसकी शुरुआती टॉपिकों से। तो क्या है कि रैंडमली इस तरीके से चलती रहेंगी चीज़ें। जैसे अभी तक हिस्ट्री हुई, तो बीच में कभी पॉलिटी भी आपकी चलेगी। तो कर हम शुरुआत इसी से रहे हैं, मतलब कि इसके शुरुआती टॉपिकों से जितने भी टॉपिक है इसमें कवर किए करवाए जाएंगे। तो इसका जो पहला टॉपिक है इंडियन पॉलिटी में, वो है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ऐसा है कि जैसे एक तो टॉपिक की शुरुआत यहीं है, सिलेबस यहीं से है आपका, तो इसी से शुरुआत की जाएगी। सैलाइन फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपके ये भारतीय संविधान की किताब है जो कि आप देख रहे हैं। इसके बाद जो हम देखते हैं कि इसमें इसके सैलाइन फीचर क्या क्या हैं। जैसे संविधान, सबसे पहले तो क्या है ना, थोड़ा सा और पॉलिटी की शुरुआत करें तो शुरुआत हो रही है संविधान से ही। तो थोड़ा सा संविधान को डिफाइन कर लेते हैं। एक्चुअल मतलब संविधान है क्या अपने आप में। कई बार हम सुनते हैं, बहुत बार सुनते हैं, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि संविधान, और हर चीज़ में संविधान का हवाला देते हैं। तो संविधान है क्या, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जैसे इसकी एक परिभाषा तो होगी। एक परिभाषा किसी भी चीज़ की होती है। तो संविधान अपने आप में एक बुक है। अगर सिंपल भाषा में समझो आप, एक बुक है जिसमें रूल को मेंशन किया गया है, नियमों को इसमें उल्लेखित किया गया, बताया गया है। अब बात क्या है कि इतनी सिंपल किताब तो होगी नहीं पूरी, क्योंकि पूरे देश का संचालन हो रहा है इससे, उसके नियमों का संचालन हो रहा है। तो संविधान अपने आप में एक किस्म का डॉक्यूमेंट है या एक पुस्तक है। डॉक्यूमेंट कहना थोड़ा सा शब्द उचित रहता है, लेकिन ठीक है, आप मतलब समझने के लिए एक पुस्तक के रूप में उसको समझ सकते हो। और उसमें रूल मेंशन है। अब रूल किसके लिए हैं? रूल उसमें है कि जितने भी स्टेट को हमारे रन करने हैं, मतलब जो स्टेट को चला रहे हैं, उन अथॉरिटीज़ को दी गई एक पावर है उसमें। राज्य जो है हमारा, राज्य और लोगों के बीच क्या संबंध है उसके बारे में बताया गया है। और जो हमारे राज्य के अंग हैं, जैसे राज्य के अंग जो होते हैं वो होते हैं कि एक तो आपकी व्यवस्थापिका या विधायिका बोलते हैं इसको, और दूसरा कार्यपालिका, और इसमें तीसरा होता है न्यायपालिका, जुडिशरी। मतलब व्यवस्थापिका मतलब विधायिका बोले तो संसद, पार्लियामेंट इसको बोलते हैं, ये एग्जीक्यूटिव हो गई, और ये जुडिशरी हो गई। तो इन तीनों को जो पावर दी गई है वो संविधान के द्वारा दी गई। उस पावर को मेंशन संविधान में किया गया, उस रूल बुक में किया गया है। और इनके जो कार्य हैं वो भी इसमें मेंशन किए गए हैं। और एक चीज़ क्या है कि स्टेट, ये स्टेट के पार्ट है। मतलब स्टेट को, जो स्टेट है हमारा, स्टेट का मतलब क्या होता है ना, जैसे स्टेट का मतलब ये मत समझो आपकी यूपी है, उत्तराखंड है या फिर एमपी है, ऐसा नहीं। स्टेट की एक डेफिनेशन होती है जिसमें क्या होता है कि उसका एक आकार होता है। इंडिया को भी एक स्टेट कहते हैं, स्टेट कह सकते हैं आप, क्योंकि उसका एक निश्चित भूभाग होता है, उसकी एक सरकार होती है, उसकी जनसंख्या होती है, उसकी एक सुवर्निटी होती है, संप्रभुता होती है। तो वो राज्य होता है। तो राज्य और लोगों के बीच क्या संबंध है? राज्य के जो अंग हैं उनको जो उनकी जो शक्तियाँ हैं उसका मेंशन जो है, उसका वर्णन जो है संविधान में किया जाता है। तो संविधान एक किस्म से सीधी भाषा में समझें तो एक रूल बुक है, एक डॉक्यूमेंट है जो यह संबंधों को, जो राज्य और व्यक्ति के बीच के संबंधों का निर्धारण करती है। इसके अलावा जो राज्य के अंग हैं उनको शक्ति प्रदान करती है। ये उसकी परिभाषा होगी। अब हम देखते हैं जैसे इसमें भारतीय संविधान के बारे में। जैसे सबसे लंबा लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, और लिखित भी है। लिखित का मतलब ये होता है कि इसको लिखा गया है, हैंड रिटन इसको लिखा गया है। और मतलब एक किस्म से जब हमारा संविधान बना, संविधान सभा ने इसको जो है डॉक्यूमेंट किया गया इसको, और इसको जो है इसमें कुछ अनुच्छेद लिखे गए या जितने भी चीज़ें हैं वो आपको मेंशन करवाएंगे। मतलब लिखित संविधान है, लिखा गया संविधान है, और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे लंबा संविधान है। अब यह एक बहुत ही व्यापक और विस्तृत दस्तावेज है। मूलतः मतलब जो ओरिजिनली संविधान लिखा गया जब, उस वक्त जो है इसमें एक प्रस्तावना थी, मतलब एक प्रेम्बल थी। 395 इसमें आर्टिकल्स थे, और इसमें 22 जो इसके भाग थे, मतलब पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था, और 8 इसकी जो है अनुसूचियाँ थी। ये मूल संविधान की, ये क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ओरिजिनली संविधान में कितने आर्टिकल थे, कितनी अनुसूचियाँ थी और कितने भाग थे, ये पूछने की गुंजाइश बनती है। बात क्या है कि
आर्टिकल्स तो क्या है ना, वो चेंजेज होते रहते हैं। जैसे अभी आप जो आर्टिकल पढ़ रहे हैं, जैसे 395 तो मूलतः थे, लेकिन अभी से 400 450 के पार हो चुके हैं, तो एग्ज़ाम तक आपके चेंज भी, तो उसमें गुंजाइश नहीं रहती उतनी पूछने की। लेकिन जैसे भाग चेंज होने में थोड़ा सा वो भाग में टाइम लगता है, और अनुसूचियाँ भी इतनी रैंडमली चेंज नहीं होती, तो वो इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल आप 395 मूलतः जो संविधान में आर्टिकल थे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और वर्तमान मतलब प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि संविधान की प्रस्तावना एक ही है, 470 अनुच्छेद अभी के टाइम पर हो चुके हैं, और ये 25 भागों में, जैसे भाग जो है 25 भाग हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए पता होना चाहिए कि 470 450 के ऊपर आर्टिकल चले गए हैं, और ये बदलते रहते हैं। तो 12 अनुसूचियाँ हैं, पहले 8 अनुसूचियाँ थी, 8 शेड्यूल थी, अब जो है 12 शेड्यूल हो चुकी हैं इसमें। ये इंग्लिश, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ ए वेरी कॉम्प्रीहेंसिव एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। तो ये आपको बताया है कि मतलब सबसे बड़ा संविधान है हमारा। उसके बाद जो है हम ये देखते हैं कि ओरिजिनली 1949 मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रेम्बल थी, 395 इसमें उस वक्त आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थी। फिर बाद में प्रेजेंट टाइम में जो है वो इट कंसिस्ट 470, मतलब अभी 470 आ चुके हैं इसमें आर्टिकल, और 12 शेड्यूल हैं। शेड्यूल याद कर लो और इसके पार्ट याद करो, भाग याद कर लो, वो इम्पोर्टेंट है। और मूलतः मतलब जो ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स थे वो ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा इसके जो फीचर है, मैं सारे आपके फीचर बता रहा हूँ क्योंकि संविधान में जो टॉपिक दिया गया है उसमें विशेषताएँ बताई गई। अब जैसे क्या है कि ऐतिहासिक संविधान की इतिहास के क्या थी, हिस्ट्री क्या थी, वो टॉपिक के अंदर है भी नहीं, तो क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है वहाँ से। तो सिलेबस का जो पार्ट है वो मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। कठोरता और लचीलापन का मिश्रण, मतलब हमारा संविधान जो है ना वो कठोर भी और लचीला भी है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो बदलाव होंगे, जैसे अगर हम सीधी भाषा में बोले तो बदलाव बोलते हैं उसको, लेकिन अगर विशुद्ध कॉन्स्टिट्यूशन में संवैधानिक भाषा में उसको बोलते हैं तो आप उसको संशोधन बोलते हैं। तो संशोधन को ही परिवर्तन बोलते हैं और बदलाव भी उसी को बोलते हैं। तो आप ये देखिए कि उसमें बहुत आसानी से भी कुछ संशोधन उसमें आसानी से हो जाते हैं, कुछ संशोधन की प्रक्रिया थोड़ा सा जटिल है। जैसे उसके लिए विशेष बहुमत या फिर एक विशेष बहुमत प्लस राज्यों का भी, कुछ आधे राज्यों का समर्थन चाहिए। तो वो मतलब प्रक्रिया आपको जानना ये है अभी, क्योंकि बाद में जो टॉपिक हम उसमें कवर करते रहेंगे। अभी आपके लिए इतना है कि कठोर और लचीला हमारा संविधान दोनों किस्म का है, और क्योंकि इसमें साधारण बहुमत से भी संशोधन हो जाता है, और एक मतलब इसकी जटिल प्रक्रिया भी है। साधारण बहुमत मतलब पार्लियामेंट में जितने लोग बैठे हैं उसमें से 50% ने अगर वोट दे दिया तो एक्ट बन जाएगा। और अगर जब विशेष बहुमत होता है उसमें 2/3 होता है, 2/3 का पार्टिसिपेशन ज़रूरी होता है। और बाद में एक विशेष संशोधन और है, उसमें क्या है कि 2/3 प्लस राज्य भी उसमें होने चाहिए। राज्य मतलब राज्य, आधे से ज़्यादा राज्यों का समर्थन होना चाहिए उसमें। तो ए ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ब्लेंड मतलब एक तरीके का मिश्रण है ये, कॉम्प्लेक्सिटी का भी और रिजिडिटी का भी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट ए सिंथेसिस ऑफ बोथ, दोनों का मिश्रण है ये बात है। अब जो है संसदीय शासन प्रणाली, ये इसका तीसरा फीचर है। संसदीय शासन प्रणाली मतलब हमारे संविधान में संसदीय शासन प्रणाली का उल्लेख है। संसदीय शासन प्रणाली मतलब ये कि आप पार्लियामेंट के लिए जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो आप चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप चुनते हैं यहाँ से, वो पार्लियामेंट में जाते हैं, वहाँ बैठ के वो एक्ट बनाते हैं। कभी भी आपने देखा होगा जैसे टीवी में पार्लियामेंट में डिबेट चल रही होती है, जैसे क्वेश्चनिंग चल रही होती है, लॉ बनते हैं। जैसे मान लो कोई लॉ आ रहा है, जैसे वीमेन रिजर्वेशन का लॉ आया है, तो उस पर क्वेश्चनिंग होती है कि ये इसमें होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा तो खूब चर्चा होती है। उसके बाद कानून बनता है। तो यही लो, अब क्या है ना कि जैसे हमारे यहाँ पर 130 करोड़ या 140 करोड़ की जनसंख्या है, ये सारे के सारे तो लॉ नहीं बना सकते। तो इनमें सुविधा के लिए ये बनाया गया कि हमने एक पार्लियामेंट्री सिस्टम बना दिया कि इन्हीं में से लोगों को चुन के भेजा जाएगा और वो हमारा रिप्रेजेंटेशन करेंगे वहाँ पर, और वही लोग एक्ट बनाएंगे, हमारे वेलफेयर के लिए काम करेंगे, स्टेट के लिए, नेशन के लिए, इवन इंटरनेशनल जो हमारे मतलब बाउंड्री के बाहर की चीज़ें हैं उसके लिए भी हमारी क्या दूरदर्शिता होगा उस बारे में भी वो विचार विमर्श करते हैं। तो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है हमारा, और ये प्रक्रिया, ये प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है। वैसे मैं आगे बताऊंगा अभी, लेकिन ये सिस्टम जो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ ऑप्टेड द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये लिखा है, ऑफ द गवर्नमेंट रादर देन द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, राष्ट्रपति प्रणाली है वहाँ पर, अध्यक्षीय प्रणाली सॉरी, तो वो हमने अडॉप्ट नहीं किया, हमने ब्रिटेन का संसदीय प्रणाली हमने अपनाई। तो ये है।
अब जो है हम इसमें देखते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। जैसे क्या है कि इसका मतलब ये है, अगर सरल शब्दों में समझें, कि 18 साल या उससे ऊपर की उम्र के लोग वोट दे सकते हैं, ये इसका मतलब है। और ये इसलिए है क्योंकि ये एक किस्म की समानता को लेके आता है और सबका एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व, मतलब राजनीति में भागीदारी है, लोगों को चुनने का। डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि हम लोगों को चुने और उसका अधिकार हमने सबको दिया है, बस उसकी उम्र निर्धारित की हमने, और एक उम्र के बाद सबको अधिकार है देने का। उसमें हमने किसी भी प्रकार का, जैसे जाति है, नस्ल है, धर्म है, लिंग है, साक्षरता है, धन, मतलब वो अगर शिक्षित भी नहीं है, अशिक्षित भी है, वो भी पार्लियामेंट, वो वोट दे सकता है, इवन वो पार्लियामेंट्रियन बन के भी आ सकता है। ये अच्छी बात है पार्लियामेंट हमारे संविधान की, मतलब इतनी अच्छी इन्होंने इतना व्यापक दृष्टिकोण अपनाए। धन का भी नहीं होना चाहिए। पहले क्या होता था, जैसे प्रॉपर्टी के आधार पर भी वोटिंग राइट था। जैसे क्या है ना कि ब्रिटेन है, अमेरिका, ऐसे अमेरिका की क्रांति जो है वो 1776 में आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने जो अधिकार मिला उनको 1920 में मिला उनको, वीमेंस को। तो ये बड़ी बात है कि भारत ने आज़ाद होते हुए महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया, सबको दिया, मतलब ये चीज़ें। और 61 में, मतलब इसमें क्या था कि पहले 21, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है भी है कि बाद में भी आएगा। और पहले क्या थी कि आयु 21 साल थी, फिर बाद में 18 साल कर दी गई। तो इस संशोधन के तहत की गई, संशोधन मतलब बदलाव के तहत। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अडॉप्टेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एज ए बेसिस ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और लोकसभा में, दोनों में हम 18 साल या 18 साल से ऊपर की उम्र के जो लोग हैं वो मतदान कर सकते हैं, वोट कर सकते हो। every citizen who is not less than 18 years of the age has a right to vote without any discrimination of caste, race, religion, sex, literacy, wealth and so on। तो मतलब किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये 61वें संविधान संशोधन के तहत 18 वर्ष की गई, 21 वर्ष से घटा के एज जो है वोटिंग की। अब जो है ये चौथा हम जब देखते हैं इसका फीचर, वो है कि एक संघी, मतलब क्या है कि हमारा संविधान संघीय प्रणाली को भी देता है और दोहरी, एक किस्म से दोहरी राजनीतिक केंद्र और राज्य दोनों की व्यवस्था है ना। यहाँ पर एक केंद्र में राजनीतिक ढांचा है, राज्य में, लेकिन उसके बावजूद जो है हमने एक ही मतलब एक हरी नागरिकता, एक नागरिकता का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। मतलब कि स्टेट में किसी भी स्टेट का कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे वो बिहार का हो, बंगाल का हो, केरल का, तमिलनाडु का हो, कहीं का भी होगा, उसकी नेशनलिटी केवल इंडियन होगी। जैसे अमेरिका में क्या है कि वहाँ पर स्टेट की अलग होती है और अपनी यूएसए की, अमेरिका की अलग हुई। जैसे कोई भी स्टेट होगा, वहाँ का स्टेट की अपनी नागरिकता, दोहरी नागरिकता है वहाँ पर। अब मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी स्टेट का है, उसकी एक तो अमेरिका की होगी, दूसरा जिस स्टेट से वो बिलोंग करता है उसकी होगी। तो भारत में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो एक किस्म की यूनिफॉर्मिटी को दिखाता है, एकता, अखंडता की बात करता है ये देश में। तो ये सिस्टम हमारा सिंगल सिटीजनशिप है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरल एंड इनविसेज ए dual polity center and state, but it provides for only a single citizenship, that is Indian citizenship। Indian citizenship है, नेशनलिटी हमारी इंडियन है। और एक अब ये है कि एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, जो जुडिशरी हमारी है वो एकीकृत भी है और स्वतंत्र भी है। उसका मतलब ये है कि एकीकृत का मतलब कि जैसे हमारे शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय है, और उसके नीचे जितने भी है, जैसे हाई कोर्ट है स्टेट्स में, और हाई कोर्ट से भी नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट से आते हैं, जैसे जिला अदालत आती है। तो उसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो सभी कोर्ट्स को मान्य होगा। और एक चीज़ और है कि राज्य का कानून हो या केंद्र का कानून हो, जैसे राज्य का, हमारे पास राज्य में भी कानून बनते हैं और केंद्र में भी कानून बनते हैं। राज्य या केंद्र कहीं किसी का भी कानून हो तो दोनों में एप्लीकेबल, दोनों उसको लागू कर सकते हैं। ये नहीं है कि जैसे राज्य, जैसे मान लो हाई कोर्ट है, जैसे यहाँ पर उत्तराखंड में नैनीताल हाई कोर्ट, तो इसका मतलब नहीं कि राज्य के ही कानूनों को लागू करने का कार्य करेगी। ये जो है सेंटर के भी अगर होंगे तो उनको, और सुप्रीम कोर्ट का भी यही है। तो कहने का मतलब ये है कि राज्य में अगर कोई जुडिशरी चली गई, जो कोई मतलब हमारी न्यायालयी व्यवस्था है वो अलग कानूनों को लागू करती है या फिर राज्यों के ही कानूनों को लागू करती है, ऐसा नहीं है। तो भारतीय संविधान की एक ऐसी न्यायिक प्रणाली स्थापित कर, एकीकृत होने के स्वतंत्र भी है। स्वतंत्र का मतलब ये इंडिपेंडेंट ऐसे है कि अगर कोई भी काम करती है न्यायपालिका, वो न्यायपालिका का जो कार्य होगा उस पर इंटरफेयर नहीं होगा लेजिस्लेटिव का या एग्जीक्यूटिव का, वो अपने आप में सेपरेट है। इसको बोलते हैं चेक एंड मतलब बैलेंस ऑफ पावर यहाँ पर बनाया गया है। जैसे
आर्टिकल 50 में भी आप जब पढ़ेंगे तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का आपस में दोनों पृथक हैं, दोनों सेपरेट हैं। यानी कि अगर न्यायपालिका कोई काम कर रही है, कोई अपना उसके जो भी कार्य हैं उसमें वो न कोई संसद चर्चा कर सकती है, न उस पर कोई इंटरफेयर कर सकती है। और दूसरा क्या है कि न्यायालय में एक चीज़ और है कि वो जो है अपना खुद चुनाव करते हैं अपने में से, कोलिजियम सिस्टम है उनका, तो उसी में से वो अपने जजों की नियुक्ति करते हैं। हाँ, जजों की संख्या बढ़ाने का काम संसद करती है, लेकिन ये न्यायपालिका का काम, न्यायपालिका खुद ही जजों को नियुक्त करती है। अब हम देखते हैं आगे को, एकात्मक पूर्वाग्रह वाली संघीय प्रणाली, मतलब कि है कि संघीय जैसे फेडरल स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, जैसे इंडिया क्या है, एक संघीय प्रणाली है, केंद्रीकृत प्रणाली है, एकात्मक व्यवस्था है, इस तरीके से चीज़ें पूछेगा हूँ। तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि वैसे तो भारत को अर्ध संघीय प्रणाली बोलते हैं, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं संघीय प्रणाली किस्म का है। संघीय प्रणाली का मतलब ये है कि जैसे राज्य और केंद्र है ना यहाँ पर, तो राज्यों को भी स्वायत्तता है, स्वतंत्रता तो नहीं है। जैसे राज्यों के अपनी लॉ एंड ऑर्डर हैं, राज्यों की अपनी स्वास्थ्य शिक्षा में कानून बना सकती है, राज्य अपने तरीके से चीज़ों को संचालित कर सकते हैं। पुलिसिंग जैसे राज्य की है वो अपने तरीके से राज्य उसकी व्यवस्था बना सकते हैं। तो क्या है कि राज्य को भी अधिकार हैं, और केंद्र चाहे तो फिर बाद में क्या है कि जैसे जो एकात्मक वाली बात कही गई, एकात्मक पूर्वाग्रह इसलिए किया गया कि इसे कुछ लोग मानते हैं कि एकात्मक है, मतलब पूरी पावर सेंट्रलाइज्ड है, पूरी पावर सेंटर के पास है। ऐसा नहीं है, राज्यों के पास अपनी पावर है, राज्य कुछ कार्य करना चाहती है तो अपने तरीके से कर सकती है, अपने स्टेट्स में नियम बना सकती है, कानून बना सकती है। एकात्मक में ये हो जाता है जैसे हम नेशनल इमरजेंसी, मतलब अगर आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो पूरी पावर केंद्र ले लेता है। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है कि केंद्र का इंटरफेरेंस रहता है, लेकिन राज्य को स्वायत्तता है। बात यहाँ पर यह है कि आपको संघीय शासन प्रणाली याद रखना है कि भारत में संघीय शासन प्रणाली क्यों है, क्योंकि यहाँ पर राज्यों के अपने अधिकार हैं और केंद्र के अपने अधिकार हैं। तो दोनों के अधिकार, मतलब दोनों को राज्य को स्वायत्तता दी गई है, ये बात है। मतलब कि राज्य भी अपने तरीके से रूल एंड रेगुलेशन बना सकते हैं, उनकी अपनी स्वायत्तता है, ये है। और इसमें संघ की सभी सामान्य विशेषताएं सामान्य, जैसे 2 सरकार हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया था अभी, 2 सरकारें हैं। इसमें शक्तियों का विभाजन, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब शक्तियों का विभाजन है। कुछ शक्तियां राज्य को दी गई, जैसे 7वीं अनुसूची आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि शक्तियां जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। तो राज्य सूची में जो राज्य के ही नियम है, उसमें केंद्र इंटरफेयर नहीं कर सकता है। और लिखित संविधान है, लिखित संविधान हमने पढ़ा है, जैसे अभी डॉक्यूमेंटेड संविधान है हमारा, उसके अंतर्गत जो है कुछ शक्तियाँ राज्य को दी गई हैं। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सर्वोपरि है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, उससे ऊपर एक ही चीज़ है वो जनता, लेकिन संविधान सर्वोच्चता मानी जाती है संविधान की। और संविधान की कठोरता भी है। स्वतंत्र न्यायपालिका पढ़ लिया हमने अभी थोड़ी देर पहले कि क्यों है स्वतंत्र न्यायपालिका। और द्विसदनीयता, मतलब ये बाइकैमरलिज्म बोलते हैं इसको, मतलब कि पार्लियामेंट में जैसे संसद है उसमें 2 सदन होंगे, राज्यसभा और लोकसभा, ये है द्विसदनीयता। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी वाइस, ये आप समझ गए होंगे, तो आप इसको पढ़ सकते हैं जो। और अब आया कि जैसे मौलिक अधिकार, एक विशेषता ये भी है हमारे संविधान में कि इसमें मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार से तात्पर्य ये है कि ये व्यक्ति के सर्वाइवल के लिए आवश्यक अधिकार है। कहने का मतलब ये है कि इससे व्यक्ति का, जैसे नागरिक के लिए अधिकार ये इस प्रकार के हैं कि अगर राज्य की अपनी कोई मनमानी होती है तो ये अधिकार उसकी उसकी स्वतंत्रता को या उसकी जीवन के जो मूलभूत आवश्यकताएं उनको सुनिश्चित करती है। मतलब कि अगर कोई कानून ऐसा बना देते हैं जिससे नागरिकों पर कठोर प्रतिबंध लगाया जाता है, कुछ भी चीज़ें होती हैं नागरिकों को वायलेट करते हैं किसी तरह, तो उसके लिए एक किस्म के ये रक्षक का काम करते हैं। और ये एक चीज़ ये भी होती है इसकी कि चहुमुखी विकास का निर्धारण करते हैं, जैसे बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक और भौतिक विकास को। मतलब नागरिक के लिए क्या है कि व्यक्ति के लिए जो आवश्यक अधिकार हैं वो है ये मौलिक अधिकार। और इन मौलिक अधिकारों की गारंटी है संविधान में। अगर इनका वायलेशन होता है, इनका उल्लंघन होता है, तो उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है डायरेक्ट। हालांकि हाई कोर्ट जाने का प्रावधान भी है उससे पहले, लेकिन इतनी उसमें पावर है उन मौलिक अधिकारों में कि सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। तो ये बात यह कि मौलिक अधिकार जो है इसमें संविधान का एक पार्ट, एक विशेषता है। और 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार मतलब मूल अधिकार है ना, जैसे इतने अधिकार तो मिलने ही चाहिए एक इंसान होने के नाते, कहीं पर मतलब एक व्यक्ति नागरिक होने के नाते किसी स्टेट का। तो ये मौलिक अधिकार क्या क्या हैं वो आपको थोड़ा बता दें। जैसे समानता का अधिकार है, स्वतंत्र, 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्र, जैसे समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। ये हम फंडामेंटल राइट एक अलग से टॉपिक है आपके जनरल स्टडी में, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, केवल एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि
मौलिक अधिकार इसमें है, इसकी विशेषताएं कितने मौलिक अधिकार हैं, या मतलब मौलिक अधिकारों में वो पूछ लिया निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार है और दे दिया 4 ऑप्शन जो उसमें से आप ये आपके लिए अवेयरनेस एक बन जाती है। तो स्वतंत्रता अधिकार यह 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार यह 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार ये 29 से 30 है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी के तहत आप याचिका दायर कर सकते हैं। कोई भी मौलिक अधिकार आपका वॉयलेट होता है तो आप इसके तहत याचिका दायर कर सकते हैं। इसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, ये ठीक हो गया इसका। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी 6 फंडामेंटल राइट्स टू द ऑल सिटीजन। तो यार राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब जो है इसमें एक और है विशेषता, जैसे और अभी और भी हैं, जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये क्या है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी इनको कहते हैं, DPSP। ये हैं कि राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने की अवधारणा पर आधारित है। जैसे कि राज्य को बेहतर बनाया जाए, जिसको राम राज्य की भी संज्ञा दे दी जाती है। मतलब एक आदर्श राज्य इतना अच्छा हो कि लोगों को सारी सुविधाएं मिले, उनको रोजगार मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, हर चीज़ की उनको सुविधाएं मिले। तो वो एक ये DPSP बनाया गया, मतलब डायरेक्टिव मतलब नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा उसमें संविधान में हमने इंट्रोड्यूस की। तो ये भी एक विशेषता है संविधान की। तो इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की एक नई विशेषता है, ऐसा इनके अनुसार था, इन्होंने ऐसा बोला। और इनका उल्लेख जो है संविधान के, हाँ ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन से पार्ट में, भाग 4 में है। और अगर ये भी कई बार इम्पोर्टेंट रहता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या बोला, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने नई विशेषताएं कहा इसको, DPSP को, ये इसलिए थोड़ा सा इसका बन जाता है इम्पोर्टेंट। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, द डायरेक्टिव DPSP इज ए नोवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर इन्यूमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ठीक है। अब इसका जो है मौलिक कर्तव्य जो है, एक विशेषता और आती है मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4A में आते हैं। तो मौलिक कर्तव्य अगर बोलें तो ये मूल संविधान में तो नहीं थे, ये 1976 में इनको संशोधन करके संविधान में इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये जो है अभी इसमें हम आगे भी पढ़ेंगे, मतलब आपको ये पता होना चाहिए अभी के इन्फॉर्मेशन के, जितना मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से जो है आपको 4A याद रखना चाहिए कि कौन से पार्ट में, इतना ज़रूरी है। और मौलिक कर्तव्य का मतलब ये बता देता हूँ मैं, की टर्म है कि कर्तव्य ऐसा है कि अधिकार तो हमको पहले से मिले थे संविधान में। तो इनका कहना ये था कि हमारे कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए नागरिकों के। ऐसा नहीं कि हमें केवल अधिकार ही मिले और हम अपने कर्तव्यों, हमारा कोई कर्तव्य ना हो अपने राज्य के प्रति, अपने नेशन के प्रति, अपने देश के प्रति। वो कर्तव्य इस किस्म के हैं। वैसे तो 11 हैं, पहले 10 थे, फिर 11वां भी जोड़ा गया। तो इसमें यह है कि जैसे राष्ट्रीय गान है उसका सम्मान करना चाहिए, सभी लोगों को खड़ा होना चाहिए, ये एक सम्मान के प्रतीक हैं उनका करना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का करना चाहिए। इस तरीके से उसमें जो है संविधान के आदर्शों का पालन करना चाहिए। तो इस तरीके की उसमें बातें हैं, तो ये करनी चाहिए। एक नेशन बिल्डिंग मतलब नेशन के लिए एक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। तो ये चीज़ें, ये कर्तव्य निर्धारित थे। और अब जो है जैसे विभिन्न, हमारा संविधान क्या है ना कि वो बहुत सारे देशों से लिया गया था। हालांकि कुछ लोग इसमें ये टिप्पणी करते हैं, जैसे इसका क्रिटिसिज्म करते हैं कि हमने उधार का संविधान किया, लेकिन ऐसा नहीं है। नकल का संविधान किया, ऐसा नहीं है। क्या किया कि इन्होंने सब संविधान देखे, उसके बाद ये तय किया कि हमारे देश में कौन, हमारे देश के हिसाब से सूट करेगा नहीं करेगा, हमारे देश में ये चीज़ मतलब हमारे देश की परिस्थितियाँ के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से ये चीज़ें ये हमारे लिए बेहतर रहेंगी नहीं रहेगी, ये इन्होंने देखा। और इसीलिए इसमें काफ़ी समय भी लगा। करीब 3 साल में संविधान बना। 2 साल 11 माह 18 दिन बोलते हैं, तकरीबन 3 साल आप कह सकते हैं इसको, 3 ईयर में बनाए। तो इसलिए नहीं बना कि केवल नकल करके, अगर कॉपी करके पेस्ट करके करना होता तो वो तो फिर बन जाता ना, 6 महीने में ही बन जाता। लेकिन उसमें रिव्यू किए गए बहुत। तो किन किन देशों से लिया गया वो आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे एक तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ये ब्रिटिश जब थे हमारे देश में, ये अधिनियम बनाया गया, ये एक्ट बनाया गया। उससे क्या क्या लिया गया, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तो संघीय योजना, मतलब जो फेडरल स्कीम है जैसे राज्य और केंद्र वाली, वो हालांकि संघीय योजना आप कनाडा से देखेंगे, लेकिन संघीय योजनाएं क्या क्या हैं, जैसे राज्य और
शक्तियों का विभाजन किस प्रकार किया जाए, ये चीज़। और राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल के कार्यालय का निर्धारण भी इसी से किया गया। न्यायपालिका हमने यहीं से ली, ये इम्पोर्टेंट है। और लोक सेवा आयोग, जो परीक्षा जैसे लोक सेवा आयोग जैसे जो एग्ज़ाम करवाती हैं, जो एक इंस्टीट्यूशन है लोक सेवा आयोग, जैसे राज्य लोक सेवा और संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी और स्टेट पीएससी, जैसे खास तौर पर यूपीएससी के लिए, जो यूपीएससी बनी बाद में उसके लिए है ये लोक सेवा आयोग। और आपातकालीन प्रावधान, जैसे इमरजेंसी में क्या प्रावधान होंगे, ये भी 1935 के उससे आई, एक्ट से आई। और प्रशासनिक विवरण, एडमिनिस्ट्रेटिव के कुछ रूल्स वगैरह इससे आए। अब ब्रिटिश संविधान से हमने क्या क्या लिया, ब्रिटिश ने तो बहुत शासन किया यहाँ पर, तो उनसे भी हमने, और उनके सिस्टम से भी कुछ चीज़ें ली हमने, अच्छी चीज़ें जो उन्होंने ब्रिटेन में बनाई थी। जैसे संसदीय सरकार, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि संसदीय व्यवस्था की, हमने पार्लियामेंट्रियन यहाँ से चुन के भेज दिए, संसद में जाके हमारे लिए रूल बनाएंगे, रेगुलेशन बनाएंगे, हमारे वेलफेयर के काम के बारे में वो डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे, उसके बाद एक व्यवस्था को संचालित करेंगे। कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, मतलब कि रूल ऑफ लॉ मतलब सभी कानून का शासन, मतलब कि उसके सामने सभी समान होने चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, उसको मतलब समानता होगी, मतलब ऐसा नहीं उसमें किसी आधार पर भेदभाव किया जाएगा। कानून का शासन है तो सब कानून के समक्ष समान ही होंगे, उसके लिए दोहरा व्यवहार नहीं किया जाएगा। विधायी प्रक्रिया भी हमने ली थी इसी से, जो है मतलब कि विधायी प्रक्रिया मतलब संसदीय प्रक्रिया जो हमने थी, मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम। और एकल नागरिकता, जो एकल नागरिकता हम बोल रहे थे कि जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है, तो हमने ब्रिटेन से ली थी एकल नागरिकता, यहाँ भी एकल नागरिकता ही है। संसदीय विशेषाधिकार, मतलब कि इसका मतलब ये है कि जो संसद में पार्लियामेंट्रियन हैं, सांसद हैं, उनको कुछ विशेषाधिकार दिए गए, मतलब आम आदमी से उनको कुछ अधिकार विशिष्ट हैं, जैसे उनको जेल, मतलब अगर कोई क्राइम होता है या कुछ भी होता है, या उनके अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट या कोई भी चीज़ है, मतलब उनके लिए उनको सुविधाएं दी गई, क्योंकि वो पार्लियामेंट्रियन हैं और देश के लिए, देश का प्रतिनिधित्व, देश के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो भाई डेमोक्रेसी में इतना बनता है कि उनको ये विशेषाधिकार बनते, क्योंकि जनता की आवाज़ है एक किस्म से। और द्विसदनीयता, वही पार्लियामेंट में 2 सदन हैं, 2 हाउस हैं, एक तो ये है लोकसभा और दूसरी राज्यसभा है। इस तरीके से यहाँ भी जैसे विधान परिषद और विधानसभा होती है, अभी तक 6 स्टेट में विधान परिषद है, वो आगे के लिए पढ़ेंगे, लेकिन दोनों व्यवस्था मतलब 2 होंगे, मतलब हाउस 2 होंगे सदन संसद के, पार्लियामेंट के। अमेरिकी संविधान से हमने क्या लिया, मौलिक अधिकार लिए, फंडामेंटल राइट्स लिए हमने, वो हमने अभी पढ़ा था। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, वो हमने यहाँ से लिया। आयरिश संविधान मतलब आयरलैंड से क्या लिया हमने, नीति निर्देशक तत्व, DPSP, जो मैं कह रहा था कि अभी एक किस्म से वो है, ये स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, जो स्टेट के लिए निर्धारण करते हैं, नियम बनाते हैं, तो इनको ध्यान में रख के बनाते हैं। और ये आपका हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फेडरल स्कीम। तो ये चीज़ें आप देख लीजिए, जो है ये सारी वही बातें हैं। और आगे के लिए आप अगर इसमें देखेंगे, जैसे कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है, कनाडा के संविधान से एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, ये है हमारा संघीय प्रणाली। अगर आपसे पूछा जाए कि हमने संघीय व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया, तो वो हमने लिया था कनाडा से लिया। तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो संसदीय जो हमने 1935 से लिया, वो संसदीय योजनाएं थी, ये संसदीय संघीय योजनाएं थी, संघीय व्यवस्था है, तो संघीय व्यवस्था हमने यहाँ से ली थी। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची ली थी। जैसे अभी हम पढ़ेंगे आगे को कि जो ये है 7th शेड्यूल है, मतलब 7वीं अनुसूची है, उसमें 3 अनुसूचियों का जिक्र है, एक तो संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। तो समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है, ये चीज़ हमने ऑस्ट्रेलिया से, तो ये एक फैक्ट है। वाइमर, जो जर्मनी का वाइमर संविधान, इससे हमने आपातकाल लिया है। आप मतलब जो इमरजेंसी जो लगती है, उसमें नागरिकों के अधिकारों को कुछ, मतलब नागरिकों के ज़्यादातर अधिकारों को उसमें समाप्त कर दिया जाता है, उनको जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। तो सस्पेंड करने का जो हमने ये प्रोविज़न लिया था, ये हमने यहाँ से लिया था, वाइमर गणतंत्र से लिया था, जर्मनी के। और सोवियत रूस से, USSR कहते थे, अब उसको रूस कहते हैं। उस टाइम तो टूटा नहीं था ना, 1990 में रशिया कोलैप्स हुआ था, उससे पहले USSR बोलते थे। तो हमने 76 में अडॉप्ट किया, तो उस समय में बोलेंगे कि हम USSR से लिया था। तो USSR से लिया, तो हमने मूल कर्तव्य लिया था। और फ्रांसीसी संविधान से हमने
प्रस्तावना में गणतंत्र स्वतंत्र फ्रांसीसी जो प्रस्तावना में गणतंत्र है और स्वतंत्रता है, समानता बंधुत्व है, मतलब इक्वलिटी, इसको बोलते हैं लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये जो है संविधान, उसका नारा था, फ्रांसीसी जब क्रांति हुई थी उनका एक नारा था, तो उस पे आधारित है। तो हमने ये जो हमारे प्रस्तावना में ये बातें हैं ना, जैसे आप प्रस्तावना प्रेम्बल पढ़ेंगे तो ये आपको आएगा, गणतंत्र आएगा, स्वतंत्रता आएगा, समानता आएगा, बंधुत्व आएगा। ये चीज़ें हमने ली थी फ्रांसीसी संविधान से। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संशोधन, जो हम अभी तक बोल रहे थे कि अमेंडमेंट होता है, मतलब बदलाव होते हैं, संशोधन होते हैं आर्टिकल 368 के तहत, वो हमने लिए थे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, कि वो प्रक्रिया हमने यहाँ से ली थी। तो ये आप थोड़ा सा इसको याद कर लेना, क्योंकि ये फैक्ट वो पूछ देगा कि किस देश के संविधान से। ये जैसे संविधान की विशेषताएं अभी तक आप पढ़े थे ना, और डिस्क्रिप्टिव टाइप का लग रहा हो आपको, लेकिन यहाँ पर फैक्ट हैं, तो इन फैक्ट में आप अपनी थोड़ा पकड़ बनाना, क्योंकि इधर से गुंजाइश बनेगी क्वेश्चनों की। कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, और ये मतलब ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, कंकरेंट लिस्ट ली थी। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी में जो हमारे वो होंगे उसको लिया था। सोवियत रूस से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली थी, सोवियत रूस से, यूएसएसआर, और इसको रशिया भी बोलते हैं। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी लिया था। साउथ अफ्रीका से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे होगा वो लिया था। अब जो है एक चीज़ और, अब कुछ विशेषताएं और हैं इसमें। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भी है भारत, ये संविधान में, मतलब संविधान की विशेषता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि इसको इंग्लिश में सेक्युलर बोलते हैं, और धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि राज्य का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, और राज्य जितने भी धर्म हैं हमारे देश में, हमारे राज्य में, वो उन सभी धर्मों के साथ समान रूप से व्यवहार करेगा। किसी एक धर्म के साथ कुछ ज़्यादा उसको प्रिविलेज नहीं देगा, ज़्यादा उसको सुविधाएं नहीं देगा, या दूसरे के साथ भेदभाव करेगा, इस किस्म का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। मतलब कि सभी के, मतलब ये होगा कि जिसको धर्मनिरपेक्ष में एक चीज़ हो रही है कि जिसका जो धर्म है वो अपने धर्म की जितनी भी पद्धतियाँ हैं उसका स्वतंत्र है, उसका पालन करने के लिए, उसको मानने के लिए, उसकी पूजा पद्धति के लिए। और दूसरा ये है कि उनको संरक्षण भी देगी। जैसे आप देखते हो कि जैसे कांवड़ मेला लगता है तो सरकार उनको सुविधाएं देती है। तो दूसरा, अगर मुस्लिम धर्म का भी कोई अगर इस तरह का कार्यक्रम होता है तो वो उसमें भी सरकार पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, सब करती है। तो ये चीज़ें हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य रहेगा सभी धर्मों के लिए, और भी धर्मों के लिए। जैसे कोई भी चीज़, कोई भी आयोजन होता है या किसी विशेष धर्म को भारतीय राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता। ये मैंने बता दी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, तो राज्य जो है इसलिए उसको सेकुलर बोल दिया गया है। ये सेकुलर स्टेट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर ए सेकुलर स्टेट, इट डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट। जैसे ऑफिशियल रिलीजन कुछ नहीं होगा इंडियन स्टेट्स का। जैसे आप कभी सरकारी ऑफिसों में जाओगे तो वहाँ किसी पर्टिकुलर देवता या देवी इस तरह की मूर्तियाँ, वो तो अलग बात है, किसी ने अपना पर्सनल लगाया, लेकिन उनमें नहीं होगा। क्योंकि वो क्या दिखाता है कि क्योंकि हर धर्म का जा सकता है ना वहाँ पर, वो तो सभी के लिए है, अपॉर्चुनिटी है उसमें। तो इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता भी और धर्मनिरपेक्ष भी है हमारा देश। त्रिस्तरीय सरकार, मतलब कि इसमें हमारा ये है कि जैसे दुनिया में मतलब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दो स्तरीय प्रणाली, जैसे एक तो केंद्र में होगी, एक राज्य में होगी। हमारे यहाँ त्रिस्तरीय ये भी है, जो एक किस्म के लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन करवाती है। जैसे त्रिस्तरीय व्यवस्था का मतलब ये है कि जैसे आप पंचायती इलेक्शन का सुनते हैं या फिर नगर पालिका, नगर निगम का चुनाव देखते हैं, वो लोकल लेवल पे है। मतलब एक तो क्या है कि राज्य में, एक तो केंद्र में होगी, और दूसरा जो है आपका राज्य में होगी, तीसरा जो है आपका जो है लोकल लेवल पर होगी। लोकल लेवल मतलब आपके गांव स्तर पर, आपके ज़िले लेवल पर भी एक किस्म की राजनीति, एक व्यवस्था होगी जो जिसको ये बोलते हैं कि एक किस्म की पॉलिटिकल सिस्टम हो, एक तरह का राजनीतिक व्यवस्था आपके लोकल लेवल पर भी होगी। वो लोकल लेवल पे जो है उसको त्रिस्तरीय व्यवस्था बोलते हैं। मतलब भारतीय संविधान में दोहरी राजनीति का प्रावधान था, और इसमें केंद्र और राज्य के संगठन की शक्तियाँ के संबंध में प्रावधान थे। पहले तो क्या था कि मूल रूप में तो नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए थे 1992 में, 73वां 74वां संविधान संशोधन किए गए थे, बदलाव किए थे संविधान संशोधन में। और ग्राम स्वराज्य की बात की गई। जैसे गांधी जी का भी एक कॉन्सेप्ट था, और आर्टिकल 40 में भी जो था वो इंट्रोड्यूस किए गए। वो कहते थे, गांधी जी का मानना ये भी था कि नीचे से एक व्यवस्था होनी चाहिए लोगों को अपने चुनाव कराने की, जनप्रतिनिधि की, वहाँ से मतलब स्वराज होना चाहिए। स्वराज मतलब अपना शासन, उस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। तो वो त्रिस्तरीय व्यवस्था में आई। तो 73वां 74
वह संविधान संशोधन जो 1992 ने सरकार को एक तीसरा स्तर अर्थात स्थानीय मतलब लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन थे उनके लिए, जो दुनिया के किसी भी संविधान में अभी तक नहीं पाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन जो था उसने 1992 नया मतलब इसमें एक तो ये है भाग 9 जोड़ा है इसमें। ये आपको ये आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है। पूरी कहानी तो आप समझ चुके हैं, लेकिन जो फैक्ट आपके लिए एग्जाम के लिए है वो नया भाग 9 जोड़ा, भाग 9 जोड़ा और एक नई अनुसूची जो जोड़ी वो 11वीं जोड़ी जो है। तो एक तो नया भाग जोड़ा 9 और नई अनुसूची जोड़ी 11। ये किसके लिए जोड़ी? जो पंचायती चुनाव होते हैं जो गांव लेवल पर होते हैं, और उन ग्रामीण स्थानीय मतलब गांव में स्थानीय सरकार मतलब स्थानीय लेवल पे लोकल लेवल पे सरकारें हों, जैसे गांव का जो मुखिया होता है, प्रधान होता है, सरपंच होता है, उसकी बात ये कर रहे हैं, को संवैधानिक मान्यता दी। और 74वां संविधान जो थे शहरों में दी। जैसे शहर जो बन गए, शहरों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है, तो जिसकी जो उन शहरों में जो लोकल बॉडीज़ थी उनके चुनाव के लिए आपके 74वां संविधान संशोधन, ये 74वां संविधान संशोधन किया गया। इसके तहत भाग 9A जोड़ा और इसमें नई अनुसूची जो जोड़ी वो 12वीं अनुसूची जोड़ी। जैसे इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी, इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी। तो शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतलब जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, मतलब शहरी जो लोकल बॉडी, शहरों में जो स्थानीय चुनाव होंगे, जैसे वार्ड मेंबर होता है, ये होता है, और नगर पालिका का जो मेयर होता है, उसके लिए जो है इन्होंने जो है संविधान संशोधन 74वां किया। ये 73वां इसके लिए हो गया गाँव के लिए, और शहर के लिए 74वां, और गाँव के लिए जो है वो 11वीं अनुसूची जोड़ी भाग 9 जोड़ा, और इसके लिए जो है भाग 9A जोड़ा और 12वीं अनुसूची जोड़ी। ये मेन चीज़ है आपके लिए। बाकी ये आपने देख लिया होगा। और ये चीज़ें आपकी संविधान की विशेषताओं में आपका यही चीज़ थी। और आगे के लिए हम इसके लिए और भी टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें मौलिक अधिकार हैं, मूल कर्तव्य हैं, फिर इसमें उपभोक्ता संरक्षण संबंधी भी कुछ उसके कानून भी हैं, तो उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। और आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।